नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और मैंने एक पेपर कराया था आपका 2013 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक तो पहला पेपर करा रहा था, दूसरा ये अलग ऐप थी, तो मेरा बड़ा मेहनत करना पड़ा था। मुझे 2.5-3 घंटे लग गए थे। एक वीडियो मेरा सेव ही नहीं हो पाया था, घंटे भर किया। उसके बाद जब सेकंड बनाया तो इस टैब की मेरी जो है बैटरी हो गई बीच में, मुझे याद नहीं रहा। तो 90-92 क्वेश्चन हो पाए थे, उसके 10-12 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है, खैर, है ना। तो आज फिर ये 2014 का पेपर है, और फिर उसमें कुछ साउंड क्वालिटी ठीक नहीं बताई थी मेरी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई थी। एक्चुअली स्पीड ज़्यादा हुई नहीं थी, उसको मैंने दूसरे ऐप में जाके उसकी स्पीड बढ़ाई थी। बाकी मेरी नॉर्मल स्पीड थी उसमें। अब ये इतना लंबा वीडियो हो जाता है, घंटे भर का, तो ईजीली हो जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उसको कम करने के लिए मैंने उसकी स्पीड को इन्हेंस कर दिया था। बट आज ऐसा नहीं करूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है चलिए, तो ये यूपीपीसीएस प्री 2014 का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चनों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे फालतू की बातों में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने में। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। 4 ऑप्शन में तो त्वचा पे पड़ती है, त्वचा कैंसर होता है, इससे चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं पराबैंगनीकरण के कारण। अब ये हॉट टॉपिक रहता है हमेशा पराबैंगनीकरण का, ओजोन परत से इसको जुड़ा हुआ पाओगे आप पराबैंगनी विकिरण को, है ना। और ये त्वचा कैंसर, क्योंकि पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सेलेक्टेड टॉपिक ही है, बस उन सेलेक्टेड टॉपिक से घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। इसमें लोग क्या करते हैं भाई, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। ठीक है ना, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई साहब। एक तो होता है अवरोध स्लीप एपनिया, वो नॉर्मल चीज़ है कि हमारा जो वायु मार्ग है उसमें अगर अवरोध उत्पन्न हो गया है तो वो नॉर्मल है कि किसी को भी हो सकता है कि वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाए तो उसकी नींद खुल जाएगी जब सांस नहीं आएगी तो। लेकिन एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, और ये उसी को पूछ रहा है, स्लीप एपनिया को, कि सेंट्रल स्लीप एपनिया, और ये बड़ी गंभीर बीमारी है। इसमें वायु मार्ग साफ रहता है, कोई अवरुद्ध नहीं होता, बट होता क्या है कि जो मस्तिष्क को हम अपना कहते हैं ना सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अब वो निर्देश देना ही बंद कर देता है श्वसन मांसपेशियों को। भाई सांस लेने के लिए मस्तिष्क जो है निर्देश देता है श्वसन मांसपेशियों को, तो संकेत देने में विफल रहता है मस्तिष्क। तो ये इसलिए एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सी रहेगा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो कौन सी होती है ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं लिख रहा है, लेकिन इनमें से तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों ही सही है। पाँव से ली गई है, अग्रज से ली गई, सीने छाती के बस से ली गई, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो इसका तीनों आंसर होगा, नहीं वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीक है। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग, अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, तो साइंस के कुछ क्वेश्चन तो आप मान के चलोगे कि वो रिपीट होते ही हैं बहुत सारे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है वो करंट अपडेट जो होती है उससे काफ़ी आ जाते हैं उठ करके। ठीक है ना, तो करंट इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीक है, किसके उपचार के लिए, वो है घुटने के जोड़ों के लिए, है ना। इसमें क्या होता है कि घुटनों की कुछ विशेष बीमारियां जो होती हैं और उनकी उपास्थि कोशिकाओं को मनुष्यों से क्लोनिंग से या लैब में पुनः तैयार कर दिया जाता है ना, और बाद में फिर उसको रोगी के घुटनों में जोड़ दिया जाता है। और ये जो बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग की जो सफलता का परसेंट है ना, इसकी सफलता का परसेंट क्या है, अगर इसी को युवाओं में इस्तेमाल किया जाएगा तो वृद्धों की अकॉर्डिंग युवाओं में इसका जो सक्सेस रेट है वो कुछ ज़्यादा है। ठीक है ना, घुटने के जोड़ों के लिए है। चलो, घुटने के दर्द खत्म हो जाएंगे अगर चलता रहा तो। अस्पताल के निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो मतलब कैथ लैब किससे संबंधित है, सीधा देखते हैं, कैथ कार्डियोलॉजी, किससे, कार्डियोलॉजी से। तो कार्डियक कैथ लैब के रूप में जानते हैं इसको। एक ऐसा होता है कि कोई अस्पताल होता है ना, उसमें एक विशेष कमरा टाइप का होता है जिसमें डॉक्टर हृदय रोग का निदान और उपचार करने के लिए कुछ न्यूनतम इन्वेसिव परीक्षण
है ना, इन्वेसिव टेस्ट और प्रक्रियाएं करते हैं, तो ये कार्डियोलॉजी विभाग, कैथ लैब, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है, तो ये लिटिल बच्चे, है ना, लिटिल्स रोग बोलते हैं इसको। और इसे जो है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, क्या बोलते हैं इसको, प्रमस्तिष्कीय। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब है सेरेब्रल का अर्थ, इस सेरेब्रल का अर्थ तो होता है मस्तिष्क, है ना, इसका मतलब होता है मस्तिष्क। वही पल्सी का अर्थ क्या है, पल्सी का अर्थ है संबंध रखना या कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग की समस्या से है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हाथ व पाँव की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कड़ापन आ जाता है, कड़ा मतलब कठोर सी हो जाती हैं, है ना, और फिर इसी को लिटिल्स रोग बोलते हैं और ये बच्चों में ज़्यादा पाए जाने वाला विकार है, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, ठीक है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस घटना को भाई, ये तो मालूम ही होगा, बायोल्यूमिनेसेंस, है ना। कुछ कीट, समुद्र में रहने वाले जीव अंधेरे में भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। अब उनकी बॉडी में कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं भाई, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही वो चमकते हैं, तो बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं उनको। और उसमें कोई गर्मी वर्मी नहीं होती है, तो हमको वो ऊष्मा निकलेगी जब वो निकाल रहे हैं, तो केवल 20% प्रकाश ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ज़्यादा नहीं होता। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, मतलब वो हार्मोन रजनोवृत्ति के उपरांत नहीं निकलता, तो वो है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों महिलाओं से संबंधित हार्मोन्स हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन ये मेल से संबंधित हार्मोन है, ठीक है ना। सॉरी, रजनोवृत्ति मतलब पीरियड्स के बाद, तो गर्ल्स में 9 से 15 साल में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 50 साल की एज तक, मतलब आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में आप देख रहे होगे, काफ़ी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाता है, 9 से 15 साल तक की एज में स्टार्ट हो जाता है और 50 साल तक लगभग चलता है। अब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बॉयज़ से संबंधित है, मेल से, लेकिन कभी कभी महिलाओं में भी ये ओवरी में मिलता है, बोले मात्रा कम होती है उसकी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लड़कियों की जो है मूछें भी आ जाती हैं, है ना। चलो ठीक है, तो इसका संबंध था एस्ट्रोजन से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। निम्न में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, आप देख लेना करके। अभी हम पेपर कराएंगे 23 तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए बहुत सारे। तो निम्न में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। TNT, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोन ट्राइमेथिलीन ट्राइ, तीनों ही विस्फोटक पदार्थ हैं, बट नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म से तो ऐसे लग रहा है कि सुंघा रहे हो तुम किसी को बेहोश करने के लिए, तो नाइट्रोक्लोरो ये निश्चेतक बोलते हैं इसको, है ना, ये वो है। तो ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है, आंसर हमारा यही होगा डी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। अब आर्टिफिशियल उपग्रह जो आप भेजते हो यहाँ से ज़मीन से, विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, सौर सेल, ठीक है, क्या होगा उसका, सौर सेल। अब सूची आ गई विटामिन की, जैसा कि मैंने बोला था आपको लास्ट वाले में कि विटामिन से एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रिपीटेशन में आते ही आते हैं, तो विटामिन सारी याद कर लेनी चाहिए हमको। जैसे विटामिन B12, पिछली बार नाम पूछा था, तो विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। अब ये इसमें इस तरीके से पूछा है कि ये जो इधर दिए गई हैं सूची, उसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन B12 में जैसे मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में क्या, कोबाल्ट। इस टाइप से आपको ये मतलब मैच करना है कि अब मैचिंग आप मिलाओ किस में क्या मिलता है। तो विटामिन B12 में मिलता है कोबाल्ट। अब A का 2 से मैच कर लो आप, और A का 2 सिर्फ एक ही में है, B का 4 से मिल जाएगा फिर, है ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, इधर C का 1 और D का 3। और मैचिंग वाले क्वेश्चन पहले जो आया करते थे, जो अभी 13-14 में, बड़े सिंपल थे, एक मिल जाता है तो सभी मिल जाते हैं हमको, ठीक है। तो ये एकदम रट लेना है तुमको, क्योंकि आपको ये रिपीटेशन में मिलते हैं क्वेश्चन काफ़ी। साइंस के क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, आधी होती है भाई, है ना। अगर तुम इतनी ऊंचाई के हो
तो आधा ही चाहिए, बस इतना ही। शीशा आपके इतना होगा तो आप पूरा अपना दर्पण देख पाओगे। तो व्यक्ति की ऊंचाई आधी होनी चाहिए, ठीक है। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? अच्छा, बार्क का नाम सुना है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर से याद आ रहा, तो नाभिकीय ऊर्जा होगा। ये भाविकीय ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा है। टाइपिंग गलत हो जाती है। ये भाविकीय ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। तो इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, किस में नहीं चलेंगी भाई? निर्वात में नहीं चलेंगी। अच्छा, आपने देखा है कि अगर शादी वगैरह जब हो रही होती हैं, आप छत पे लेटे हुए हो, आपने देखा दूर से कि लाइट आपको पहले दिखाई देगी, लेकिन उसकी जो साउंड है वो बहुत देर बाद सुनाई दे रही है, मतलब कुछ समय बाद सुनाई दे रही है। इसका कारण यही है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन साउंड को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ये निर्वात में नहीं चल सकती। ठोस में चल सकती है, द्रव में चल सकती है, गैस में चल सकती है, ठीक है ना। चलिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? मतलब जीर्णोद्धार कराया। अगर बनाने की बात करो तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर सही हो जाता कि किसने इसका निर्माण कराया था। बट निर्माण तो इन्होंने कराया था, लेकिन जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो वो करवाया था आपका किसने? रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? मेरे को लगा जैसे दस्तार बंदान मतलब दस्ताने पहनने वाला, नहीं, ऐसा नहीं। दस्ताने तो पहनेंगे नहीं, लेकिन पगड़ी पहनेंगे ये, और वो था उलेमाओं से रिलेटेड। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? उलेमा। तो ये सल्तनत काल में थे। और दस्तार बंदान का जो अर्थ है, ये दस्तार बंदान जो है, इसका जो अर्थ है वो है पगड़ी पहनने वाले। उलेमा सिर पर आधिकारिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी, है ना। राजस्थान वगैरह में भी तो पगड़ी बहुत पहनते हैं। तो ये उलेमा कहलाते थे, दस्तार बंदान, ठीक है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? अपनी बहन को दी थी भाई। उनकी बहन थी जहांआरा, तो जहांआरा को उन्होंने साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी जब इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि जहांआरा अपने भाई दारा सिकों से बहुत प्रेम करती थी। जब औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में युद्ध हो रहा था गद्दी के लिए, तो उन्होंने साथ दिया था अपने दारा सिको भाई का, औरंगजेब का साथ नहीं दिया था। बट बाद में समझौता हो गया था। इनके पिताजी थे शाहजहां, और शाहजहां ने भी इनको उपाधि दी थी साहिबात उज जमानी की, नहीं थी अज जमानी की। जब अज आ जाए तो कन्फ्यूज ना होना है। अज जमानी की उपाधि शाहजहां ने दी थी, और उज जमानी की उपाधि जहांआरा को उनके भाई औरंगजेब ने दी थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी मूवी देखी है इनकी, हैं? पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी। तो सिंधु नदी सीमा हुआ करती थी उस समय, इनके समय पे। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों के सबसे ज़्यादा अधिक हुए थे दिल्ली सल्तनत के समय पे। बट वो दिल्ली तक अंदर नहीं आए, उनको यहीं रोके रखा गया, ठीक है। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? अरे जम्मू कश्मीर की महबूबा है वो, तो महबूबा मुफ्ती। तो कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन? आलिया महबूबा है तुम्हारी? आलिया भाई, नाम से किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, ये याद करने का तरीका है बस, जैसे भी हो सके। महबूब ए इलाही कहलाए थे औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अब आप कहोगे यार लड़के तो आलिया से मोहब्बत कर लेंगे तो महबूब बना लेंगे आलिया को, सॉरी। फिर लड़कियां करें, लड़कियां कालिया को बना लें, सॉरी। औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया जी महबूब इलाही कहलाते थे, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखो मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, और भी अलग तरीके से याद करता हूँ, वो बोल नहीं सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वरना याद करने के तरीके ऐसे होते, सबके अलग अलग होते हैं भाई। भावना याद मत करना बस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? काकी बाबा औलिया, मैंने ऐसे याद कर रखे थे। काकी, आगे आएंगे बाबा, उसके बाद आएंगे औलिया। तो औलिया ऊपर आ चुके हैं, जिनको हम महबूब इलाही कहा करते थे। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे ये पूछ रहे हैं। तो ये थे आपके ख्वाजा उस्मान हरूनी के। आप जानते हो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत इन्हीं से हुई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन
चिश्ती से, ठीक है ना। तो इनके जो गुरु का नाम था वो ख्वाजा उस्मान हारूनी था। इनकी जो मृत्यु थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, वो अजमेर में हुई थी और इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है और अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। चिश्ती परंपरा की शुरुआत इन्हीं से हुई थी और ये तो हैं, तो आप भी याद रख सकते जैसे काकी बाबा औलिया, ये इनके गुरु थे ये और इनके गुरु थे ये, मतलब काकी के से बाबा और बाबा के से बाबा फरीद नाम था इनका, ठीक है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया कितने वर्षों में भाई, कितने वर्षों में? अबुल फजल ने 7 वर्ष लगा लिए थे अकबरनामा पूरा करने में। अकबरनामा, और अकबर से ही संबंधित है फिर अकबरनामा है, तो क्यों भाई। ये 3 भागों में पूरा किया गया था, समझ रहे हो ना। इसका जो तीसरा भाग था, जैसे पहला दूसरा तीसरा, तो इसका जो तीसरा भाग था उसको आईन अकबरी के नाम से जाना जाता, आईन अकबरी। पहले भाग में जो लिखा गया था वो अकबर से पहले के जो शासक थे उनका इतिहास लिखा गया था। दूसरे जो भाग में लिखा गया था वो अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखा गया था, ठीक है। और तीसरे में आईन अकबरी था, जिसमें अकबर द्वारा जो प्रतिपादित शासन प्रणाली थी आईन अकबरी में, वो कानून नियम आदि की जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो 7 वर्ष लग गए थे पूरा। आंसर इसका आपको ये वाला है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क का जो सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा है उसकी तिथि क्या है? पहले तो कनिष्क से एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है 78 ईस्वी का, लेकिन ये इनके राज्य आरोहण की है जब इन्होंने गद्दी संभाली थी। बट इसके 3 साल बाद सारनाथ बौद्ध प्रतिमा स्थापित हुई 81 ईस्वी में। तो इसका आंसर है तो आपका बी ऑप्शन, ठीक है ना। क्योंकि कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और इसका जो सिंहासन आरूढ़ हुआ, ये सिंहासन पे जब बैठा वो 78 ईस्वी था। बट उसके 3 साल बाद मथुरा से लेकर आई गई थी, सारनाथ में स्थापित की गई थी बुद्ध प्रतिमा, तो 81 ईस्वी है, ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये तो कुछ ऐसे ही पूछ लिया कि यूपी के मुख्यमंत्री का नाम, यूपी के उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हाँ, तो ज़्यादातर तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में सबको याद रहते हैं। तो आपको भी पता होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था भाई। बंगाल का विभाजन आपका हुआ है 1905-6 के बीच, उस समय पे। और उस समय के अगर गवर्नर का नाम मैं पूछूं तो वो तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि उस समय के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। बट उसने पूछा है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस समय का, तो सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक। चलिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े हुए थे? ये सारे आंदोलन हैं और इन आंदोलनों में किससे जुड़े होंगे? नेविल्सन मतलब नए नए, और इन चारों में कौन सा नया है? नहीं नया, तो फिर सबसे आगे आ जाएगा पुराना है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे। और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको खबर रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। ये रिपोर्टर H.W. नेविल्सन क्या थे? ये संवाददाता थे भाई। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, उसमें भी संवाददाता रहे थे इसके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, है ना। अब ये आपसे ये सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में। तो उससे पहले अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है ना। तो 1919 के जो अमृतसर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन की थी? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से, मतलब ये सारी पुस्तकें इसका मतलब महात्मा गांधी की हैं, किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? अब बांझ और वेश्या किसमें कहा था? वो था इनकी सबसे मस्त पुस्तक हिंद स्वराज। ये गुजराती में लिखी गई थी, ठीक है ना। और ये जो है बांझ और वेश्या इन्होंने बोला था, वो उस समय जो है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पानी के जहाज़ से कर रहे थे। उसी समय उन्होंने उसी सफ़र में ये बुक लिख दी थी।
और हम तो सफ़र में बुक पढ़ भी नहीं पाते, गांधी जी सफ़र में बुक लिख भी देते थे। पुराने लोगों को देख करके लगता है यार सच में बड़े दमदार इंसान थे। यहाँ तो पढ़े ही जा रहे हैं, कुछ लिखे ही नहीं जा रहे। यहाँ 23-24 साल में हमारे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग कई किताबें लिख चुके थे। कितना पढ़ते थे वो लोग यार, देश के आंदोलनों में हिस्सा भी लेते थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे। अब इंटेलेक्चुअलिटी गई बाहर में, अब तो नौकरी के लिए पता नहीं क्या ही क्या पढ़े जा रहे हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को जो ड्राफ्ट लिखने का कार्य था किसे सौंपा गया था? वो था महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत पूछता है, इसकी डेट आपको पता नहीं चाहिए, अभी मैचिंग में आ जाएगा, है ना, क्रिमिनोलॉजी में पूछ लेगा। ठीक है। अब महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? अब ये क्वेश्चन ऐसे बड़े टिपिकल होते हैं, कहीं से आगे ना अचानक से तो होते ही नहीं है फिर। तो शौकत अली थे वो, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पृथक संपादक कौन थे? पूछ क्या रहा है आंसर का, क्वेश्चन का ये बड़ा जरूरी होता है कि आप उसके पूछने पर ध्यान दें क्या पूछ रखा है। इंडियन ओपिनियन वैसे महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, अगर महात्मा गांधी दे दिया है, यहाँ भी दिया है, लेकिन उन्होंने पूछा प्रथम संपादक कौन थे, तो ये थे आपके मनसुख लाल नजर। ठीक है ना। क्योंकि इंडियन ओपिनियन की जो पत्रिका थी, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनके एक मित्र थे मदनजीत, उन्होंने जो है द इंडियन ओपिनियन नाम का जो समाचार पत्र है उसका प्रस्ताव रखा था गांधी जी के सामने। ठीक है। तो 1904 में, कब? 1904 में इसे निकालना प्रारंभ किया गया था। तो मनसुख लाल नजर को इसका जो है संपादक बनाया गया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा मनसुख लाल नजर। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो कि असत्य पूछ रहा है। और असत्य में आप चले जाओगे तो ये तीनों सही हैं, ढंग से पढ़ लेना, और ये गलत है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भाई 4 बार नहीं करी थी, 3 बार करी थी, और तीनों बार आपको याद होनी चाहिए। द्वितीय सत्र की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी 1893 में इन्होंने करी थी, उसके बाद 1906 में। ये 3 जो अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी के सजा के पश्चात निम्न में से किसने दया की वकालत की थी? कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। जब उनको सजा हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि दया करो, दया करो भाई इन पर, क्योंकि ये संस्कृत के बड़े विद्वान हैं और इनमें मेरी बहुत रुचि है। किसकी रुचि है भैया? मैं कह रहा मैक्सवेल की रुचि है क्या? ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्स मूलर की। क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है ना, जुड़ जाती हैं चीज़ें वहाँ से, तो याद भी कर लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो बाल गंगाधर तिलक जी में, और मैक्सवेल ने तो वैसे भी इंडियन लड़की से शादी करी है, ससुराल है इंडिया भाई उसकी। तो मैक्स मूलर बीजी तिलक के सजा के पश्चात उन्होंने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, वो है मैक्स मूलर। ठीक है। चलिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये क्रांति हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, दादा भाई नौरोजी ने इसको संभाला था। उस समय पे स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। ओके। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा उस समय पे नरम दल और गर्म दल के बीच मतभेद चल रहा था। इसके अगले साल ही आपने देखा 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था, कांग्रेस नरम पंथियों और गर्म पंथियों में विभाजित हो गई थी। ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। चलो कर लेंगे हम चारों घटनाओं पर विचार। ये कह रहा है कालानुक्रम, यही तो मैं कह रहा था, कालानुक्रम के क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसमें हमें कट टू कट चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा कब हुआ, और ना भी पता हो तो एक आइडिया लगा होना चाहिए आगे पीछे का। ठीक है। अब देखिए कैसे। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? रॉलेट विधेयक के पास होने के बाद ही हंगामा काट रहे थे, हंगामा काटने की वजह से जुटे थे एक जगह, तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। इसका मतलब 2-3 से पहले ही आएगा, 2-3 से पहले ही आएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन अभी आप पीछे क्वेश्चन में देख के आ चुके हैं। बीजी तिलक की जो निधन हुआ था वो मैंने बताया था 1 अगस्त को हुआ था 1920 में। तो इसका मतलब ये 1-4 के बाद आएगा, 2-3 से पहले और 1-4 के बाद। तो कौन सा आंसर होगा आपका? 2-3-4-1 मिल जाएगा आंसर ऐसे ही, बाकी याद रख लेना आप।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान दें कि वो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। क्या सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक लिखी? हाँ जी, बिल्कुल लिखी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी? हाँ बिल्कुल लिखी। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये कितनी बार पूछ लिया। राजेंद्र प्रसाद जी, इंडिया डिवाइडेड? बिल्कुल जी, हमारे बिहारी बाबू थे ये। और उसके बाद दुर्गादास, नीचे है ये फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, मतलब लॉर्ड कर्जन 1905 से लेकर के नेहरू 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये प्रधानमंत्री, और उसके बाद तो ये इंडिया को बताना कि इंडिया कैसे बदली, कहाँ तक बदली। क्या फ्रैंक मोरिस सही था? नहीं। ये जो बुक लिखी थी वो लिखी थी दुर्गादास ने। किसने? दुर्गादास। ठीक है, तो वही सुमेलित नहीं था, बाकी ऊपर के सुमेलित हैं और उनको याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि देखते जा रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन के आएंगे, इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे उठ के एज इट इज। तुम्हारी लड़ाई तो यहीं जीतोगे तुम आदि। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलो सूची 1 देख लेते क्या और सूची 2 क्या है। ये है कि ये कौन कौन से आंदोलनों से कौन संबंधित है। आप विनोबा भावे को जानते हो, प्रथम सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जब 1942 में आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसी समय पे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह भी छेड़ा गया था। तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ए का 2 से हमने जैसे ही मिला दिया, आंसर हमें मिल गया, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक मिल जाता है तो आपको आंसर लगभग मिल जाता है। ठीक है, तो फिर बी का 1 से मिला लिया, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन। औड़ा आसिफ अली, ये पिछली बार भी क्वेश्चन में आया था, 2013 वाले में आया था कि नहीं आया था? मैंने कहा था औड़ा आसिफ अली को। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ी हुई थी, भूमिगत रह करके इन्होंने काम किया था। इन सब चीज़ों, देखो अब वाले क्वेश्चन से काम हो गए हैं। तो सी का अगर 4 से भी मिला लेते आप तो आंसर फिर भी मिल जाता। यही तो कलाकारी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर एक ऑप्शन उसका आपको ढंग से पता होना चाहिए। ठीक। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु, काकोरी केस, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया आप, काकोरी कांड नहीं बोलेंगे भाई। इस किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो कौन थे? तो वो थे हमारे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्त जो थे उनके बचाव हेतु जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता करी थी गोविंद बल्लभ पंत जी ने। ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन ऐसा आदमी, हु डिवाइडेड इंडिया, जिसने इंडिया को डिवाइड किया। नहीं किया तो जाकरिया। अरे नहीं किया तो भाई जाकरिया, इससे हमको नाम मिल गया है जाकरिया, रफ़ीक जाकरिया, जकरिया। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक है रफ़ीक जकारिया। ओके, देखो लैंग्वेज पे मत जाना, इसके बोलने के अंदाज पे मत जाना, पर क्वेश्चनों को अगर एक बार दिमाग में सेट करना है तो कुछ ना कुछ निमोनिक्स बने रहने चाहिए। पीटी का तो यही कला है यार, फिल्म्स की तो यही कला है, जैसे मर्जी याद कर सको, जैसे तरीके अपना सको, बस याद कर लो। तो ये एक इस्लामिक विशेषज्ञ थे भाई, इनका जन्म 1920 में हुआ था। तो भारत के विभाजन की जो दंश की व्याख्या करती है इनकी बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक जकारिया। अपनी फांसी से पूर्व निम्न क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? वाह, ये तो हमारे क्रांतिकारी ऐसे थे भाई, स्वतंत्रता संग्राम वाले। तो वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। माँ का दूध मतलब अपनी मातृभूमि का। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी लगने से पहले दूध दिया गया, उन्होंने पीने से मना कर दिया था। ठीक है। 19 वर्ष की आयु में शासन के विरुद्ध हो गए थे ये। बताओ, यहाँ 19 वर्ष की आयु में लोग आज सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं यार। हालांकि वो स्थिति ऐसी नहीं है, सिचुएशन वैसी नहीं है कि हमें किसी चीज़ की मांग हो, लेकिन मांग तो हमेशा बनी रहती है। तो 30 वर्ष की आयु में, मात्र ये 30 वर्ष के थे, इस आयु में उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, चलिए और भी आप देख क्रांतिकारी, खतरनाक क्रांतिकारियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। राजगुरु अशफाकुल्ला का, भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट।
पिछले पेपर में भी हमने गांधी इरविन समझौते की बात करी थी, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या बोला था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, वो जिंदा रहेगा। गुस्से में आके तानाशाही रूप में है, क्योंकि युवा इनका जो है विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था 23 मार्च 1931 को, और 26 से 29 मार्च तक जो अधिवेशन चला था, कराची अधिवेशन, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने उनकी जो है अध्यक्षता करी थी। तो महात्मा गांधी को जो लाभ मिला था, उसको सांत्वना पुरस्कार का नाम किसने दिया था? ये दिया था एलन कैंपबेल जॉनसन, मिचेल जॉनसन। चलिए, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है कि कौन सही नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए फिर बुक के नाम। भगत सिंह की बुक का नाम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है क्या? सचेंद्र सान्याल बंदी जीवन, एकदम सही है। लाला रामचरण दास दी ड्रीमलैंड, एकदम सही है। भगवती चरण बोला द फिलोसफी और बम, एकदम सही है। तो भगत सिंह जी की ये बुक नहीं है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये किसकी है? श्याम जी कृष्ण। किसकी है ये? श्याम जी कृष्ण। कृष्ण जी, ठीक है। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रट लो इन बुक को, जो भी आ रही हैं ये आपको रिपीटेशन में कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, और गारंटी दे रहा हूँ, देख ले रहना। तो बाकी तो आपको सबको पता होगा, बिगनर्स जो बच्चे जुड़े होंगे उनको एहसास हो रहा होगा, बाकी तो खिलाड़ी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, एक से एक खिलाड़ी हैं। 41 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम, टाइम हो गया है 31 मिनट, 10 क्वेश्चन ही आगे चल रहे हैं टाइम से। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्न में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? 1947 में जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, इनका समर्थन किया था हमारे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल नहीं, अपुन लिख देते भाई, अपुन नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन बाद में मान गए, इन्होंने समर्थन किया। उसके बावजूद उन्होंने वोट नहीं किया था, समर्थन जरूर किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत द्वारा पेश किया गया था माउंटबेटन योजना का जो विभाजन प्रस्ताव था, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? राजकीय स्वीकृति या राष्ट्रपति की स्वीकृति, मतलब जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, राजकीय स्वीकृति ही है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वहाँ राजा रानी हुआ करते थे। लेकिन भारतीय स्वाधीनता विधेयक को कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। जैसे अभी भी कोई बिल पेश होता है तो लोकसभा राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं, इसी तरीके से राज्य की स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को। जबकि ब्रिटिश संसद में कब पेश हुआ था? 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को, लेकिन साइन हुए थे 18 जुलाई को, राज्य की स्वीकृति जो मिली थी, ठीक है। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा बोला? देख रहे हो ना, ये एक ही तरफ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे भी बना लो तुम। गांधी इरविन समझौता ले लो, है गांधी इरविन समझौता के समय पर, उसके बाद में जो कराची अधिवेशन हुआ इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक ने उनकी अध्यक्षता करी थी, तो वो ले लो। अब ये कह रहा है कि कराची अधिवेशन में 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने कहा? ये हैं हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। निम्न में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में किया? मतलब 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा जो विभाजन का प्रस्ताव था, पीछे क्वेश्चन आप देख चुके हो, इसे पीछे क्वेश्चन आप इसे देख चुके हो, जो अबुल कलाम आज़ाद वाला था, जो गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रस्ताव पेश किया था, तो समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने। बेमन किया था बेचारे ने, क्या करते, वो नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। तो अब फिर से उस क्वेश्चन पे आ गया, विभाजन के प्रस्ताव को, अब कोई एक नाराज पर्सन था, नाराज कौन था इनमें से, जो नाम दिया था उसको कि ये राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है भाई, तो वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। आगे चल करके 1952 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है ना। चलिए
इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा, मिलाया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, तभी क्वेश्चन बनते हैं इधर से उधर और याद हो जाएंगे कहानी के रूप में, ठीक है ना। पॉलिटी सेक्शन आ चुका है आपका। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है भाई? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रीय द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। यार टाइपिंग की गलती बहुत हुई है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन फिर से बहुत हॉट टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है। अभी लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था 2024 वाला, उससे पहले की कहानी आप समझ रहे हो कि राजीव कुमार जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उससे पहले 1-2 का इस्तीफा हो चुका था, उसके बाद अपॉइंट किए गए थे। तो अपॉइंट में अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे हमको तो पूछा ही नहीं, इन्होंने आपस में मिलकर कर लिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो करंट में बने रहते हैं और ये स्टैटिक पोर्शन के साथ हमें लगते हैं, लेकिन चीज़ें जो हॉट टॉपिक बनी रहती हैं वो पूछ ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिख करके? करो दादाजी को, सॉरी राष्ट्रपति जी को पत्र अगर वो लिख देते हैं तो अपना पद त्याग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे निर्वाचन आयुक्त के तुम आर्टिकल याद रखो कि कौन से में है ना। तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग से संबंध है ना, आर्टिकल 324। तो वैसे ही आप देख रहे हो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो इनका भी आर्टिकल कुछ होगा। तो जब आप देखोगे तो 124 से लेकर के 147 तक ये आर्टिकल नंबर है। यहाँ तक आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उनकी स्वतंत्रता, आप देख सकते हो शक्तियाँ, प्रक्रिया, न्याय क्षेत्र, इनका उल्लेख मिलेगा। चलिए, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? मतलब राज्यसभा के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सही है भाई राज्यसभा के बारे में? इसे भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों की पदावधि होती है, वो भी 5 साल नहीं भाई, 6 साल होती है। काट दो इसको, जैसे ही 2 कटा आंसर मिल गया। देखो इन वाले क्वेश्चनों को करने में मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि इसमें तुम क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर देते हो, ऑप्शन एक क्वेश्चन पता होते ही काट दो, ठीक है। बाकी आप देख लोगे कि चौथा भी गलत है, क्योंकि सदस्य आयु 25 वर्ष दे रखी है, 25 नहीं होती भाई, 30 होती है, ठीक है। चलिए, भारत के संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, ये नहीं होते। बाकी 3 अंग तो हमारे संसद में बनते ही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्न अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? हमने बोला था आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, एकदम कट्टू कट याद कर लेना। और कुछ तो ऐसे हैं जो आते ही रहते हैं, सदाबहार हैं, जहाँ मर्जी चले जाते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है भाई, और अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो इन सब की चर्चा लगातार चलती रहती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। 15 सदस्य लोकसभा से चुनाए जाते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से, ठीक है ना। ये लोकसभा से और ये राज्यसभा से 7, ठीक है ना, टोटल होते हैं 22। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। ये कह रहे हैं कि आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए, करिए भाई साहब विवेचना। तो ये याद कर रखे थे हमने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में जो संबंध थे वो LAF के थ्रू। कैसे? LAF। अब आप कहोगे ये क्या है भाई? ये लेजिस्लेटिव संबंध है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है और ये फाइनेंस संबंध है। इनके आर्टिकल भी अलग अलग थे। ये आपके 245 से लेकर 255 तक, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव संबंध थे। एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध आपके 56, मतलब 256 से 263 तक थे, 263 तक। फाइनेंस संबंध हैं आपके 268 से लेकर के 281 तक, ये वाला, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका भी ठीक है, याद कर सकते हो। याद करने के तरीके हैं। LAF याद कर रखा है मैंने तो, LAF। चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे भाई? BN राव। इनका पूरा नाम भी दे देता है कभी कभी, राव 2 दे करके अलग अलग नाम दे देते हैं। तो बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों में आप देखोगे कि कौन कौन थे, 7 के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर
अध्यक्ष थे उनके, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे ये, ठीक है। एन गोपाल स्वामी का नाम हमने ले लिया। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं थे, जहाँ 2 ऑप्शन उड़ा दो। सरदार पटेल जी भी बिल्कुल नहीं थे, जहाँ चौथा ऑप्शन उड़ा दो, और चौथा ऑप्शन तो 3 में था, तो हम तो 3 उड़ा चुके भाई साहब, और एक ही आंसर मिला तीसरा, ठीक है। तो 7 नाम इसके याद रखने चाहिए आपको, 7 नाम याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन फिर आपको रिपीटेशन में मिलेगा। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये शायद पीछे भी क्वेश्चन आ रखा है। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। कल भी 2013 वाला जो पेपर कराया था मैंने, उसमें भी था संवैधानिक संस्था पूछ रहा था। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल याद है आपको? 280। लोक सेवा आयोग का याद है? चुनाव आयोग का याद है? तो जैसे 324, 280 और इसका 315 से कहाँ तक है? 324 तक ही, कहाँ तक है? 323 तक, जो भी है। पर ये आर्टिकल में आपको पता है तो ये संविधान में है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी जगह अब नीति आयोग बना दिया गया है 2015 से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? दे दो भैया, 14 दिन की, 2 सप्ताह, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? यदि राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रपति, लिखने वाला बेवकूफ़ था क्या? यदि वह इस राय का कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब राष्ट्रपति, अब ये वैसे भी समाप्त कर दी गई है, पहले 2 सदस्य थे, लेकिन ये निष्प्रभावी हो चुका है अब 26 जनवरी 2020 से, है ना। अब विदेशी नहीं चाहिए हमें, जो एंग्लो इंडियंस को हम मनोनीत करते थे वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? आ गया ना लौट करके, मैं कह रहा हूँ रिपीटेशन में क्वेश्चन चलते हैं। बैक्स याद किया था कि नहीं किया था? किया था, वो भी क्रम से याद किया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति। 1957, 1977, 1986, 1987, नहीं ये 1985 थे, ये 1986 थे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि तीनों नाम यहाँ आ चुके हैं बैक्स में। PVN राव नहीं थे, आप गड़बड़ कर सकते थे, जीवी के राव थे। ये कौन से थे? जीवी के राव, ये तो रट लो बिल्कुल। क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन में ऐसे दिखाई देंगे आपको। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भाई लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे हमारे, अगर ऐसा हुआ तो। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली से बड़ा कौन? जो डूबी हुई है आजकल बाढ़ में, वो बाढ़ में डूबी हुई है, बच्चों की जान तक ली जा रही है। निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा पर? कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया यार, कहाँ कहाँ उठा के पूछा है। UPSC तक में कई बार पूछ लिया। कौन है? कोई नहीं है भैया इनमें से, जो भी नाम लिया इन्होंने, क्योंकि केशवानंद भारती जो 1973 का केस था, उससे रिलेटेड है ये मूलभूत ढांचे की अवधारणा, ठीक है। और मूलभूत ढांचे को ढंग से पढ़ लेना, केशवानंद भारती के केस से संबंधित मूलभूत ढांचे की चीज़ें ही ढंग से पढ़ना है। किसी राजनीतिक दल के क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, और ये मेंस का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है। मेंस का क्वेश्चन, जब हम कहते हैं ना मेंस कर रहे हैं, पीटी करनी है हमको, तो मेंस नहीं करना भैया। मेंस के जो टॉपिक होते हैं हॉट टॉपिक, वो पीटी के तो होंगे ही होंगे हॉट टॉपिक फिर, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? क्षेत्रीय दल के रूप में कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से 4% वोट कहीं पढ़ा है आपने? 6% रहेगा, 8% रहेगा, तो कौन सा इसमें है? ये कह रहा कि मान्यता दी जाती है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, तो ये पहला गलत है, ये सही है सी। इसके जितने भी लगभग 5 पॉइंट रहते हैं, और ये वाला जो है 2011 में जोड़ा गया था, तो उन 5 पॉइंटों को पढ़ लेना, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। भारत के निम्न राज्यों को बनाने के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। इंडिया के राज्यों के गठन के बारे में भी आपको याद कर लेना, जैसी भी ट्रैक बनानी है बना लेना भैया। आंध्र प्रदेश आपका 1953 में बना था, उसके बाद आपका देखोगे तो और भी स्टेट, तो हरियाणा देखोगे सीधा इसके बाद, अगर ये जो हमको दिख रहे हैं इनकी अगर क्रमनोलॉजी देखनी है तो आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा, क्योंकि 1966 में बना था। हिमाचल प्रदेश आपका 1971 और सिक्किम आपका 1975। इस तरीके से आप देखोगे 1 3 2 4 कहाँ मिल रहा है भाई? डी, ठीक।
और भी स्टेट हैं उनकी भी आपको याद रख लेना कब बने, ठीक है, जो बाद में लेटेस्ट बने थे, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनको वहाँ से भी क्वेश्चन आप देखोगे। निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? संघ न्यायपालिका कब बना था? वो था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू, और स्थापना हुई थी संघ न्यायालय की 1937 में। तो ऑप्शन में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम लग रहा है आसपास भटक रहे हैं, ये तो तीनों ही गलत हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर इसका है। चलिए अब आपकी इकोनॉमी आ जाती है। हरा सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया किसके द्वारा भाई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सीधा सीधा रट लो, आएगा दोबारा तो आ जाएगा, नहीं तो नई करंट में जो चीज़ें बनती हैं इकोनॉमी में भी आप देखते हो कि लेटेस्ट चीज़ें जो रहती हैं चर्चा में वो, बाकी स्टैटिक पोर्शन तो रट्टा होना चाहिए। जैसे इनसे क्वेश्चन बनता ही है भाई, कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्य दुग्ध उत्पादन की बताओ कौन सी है? श्वेत क्रांति, कितनी बार पूछ लिया, इसमें क्या ही गड़बड़ रहेगी? तो 2 ऑप्शन में है। मत्स्य पालन का क्या होगा? नीली क्रांति, ठीक है ना? तो किस में है ये आपका, बताइए। सी का 2 कौन सा है? सी का 2 तो आप कहोगे तो कईयों में मिल गया है। उर्वरक आपका भूरी क्रांति रहेगा, तो डी का 4 लो, अब तो कईयों में नहीं मिला, सी ऑप्शन हो गया सही। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? 1 3 2 4 सही है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ये है ग्रामीण विकास का, ठीक है। ट्राइसेम की जो फुल फॉर्म होती है, वैसे तो ट्राइसेम जो कार्यक्रम आया था 1979 में आया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहोगे 1979, और ये क्वेश्चन है आपका 2014 के पेपर का, तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा से बन सकता है, इसलिए इसको याद रख लो सही से, है ना। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा। अरे ये क्वेश्चन नहीं बिल्कुल बनना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है यार, क्या करना है इसका। 12वीं पंचवर्षीय योजना भी नहीं है। निर्धनता का दुष्चक्र, है ना, ये है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो हम मेंस में भी करा रहे थे, इसका मैंने फिगर बनाया था बड़ा प्यारा। मुझे लगता हो मेंस इतना रहता है तो मेंस की चीज़ें ही आपको दिखेंगी पीटी में, और पीटी की चीज़ें मेंस में दिखेंगी। भैया निर्धनता का दुष्चक्र, मैं कहूँ कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, तो निर्धनता का दुष्चक्र नरक से कम नहीं है। किससे कम नहीं है? नरक से कम नहीं है। और इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, मैंने बोल दिया है नरक से कम नहीं है, तो नरक से मतलब नरक से ये, नरक से ये लो आंसर, नरक से। ऐसी याद हो जाती है चीज़ें यार, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा है नरक से। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण मतलब नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने पीछे देखा होगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, लो आ गया क्वेश्चन। 2013 के क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन रिपीट दिखाई दे रहे हैं 2014 में आपको। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था? नाबार्ड के। उस समय पूछा था कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं, आप देख लें 2013 वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सूची 1, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो पीसीएस वाले तो आरओ यारो में काम नहीं आएंगे, आरओ यारो में भी सेम सिलेबस यही है यार, तो इन्हें रट लो बिल्कुल एकदम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सबसे पहले है इसके ऑप्शन में जहाँ भी है, तो 1987 में, सही बोल रहे हैं ना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब है? 1988 में। आगे पीछे ही चले थे, चाहे उसको कैसे भी याद कर लो, तुम्हें जो करना हो, ओबी नाम रख लो, चाहे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का RSM रख लो, जैसे भी ट्रिक आपको बनानी हो रट लो। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में, साक्षर भारत 2009, ठीक है। आंसर आपका बनेगा डी, 3 4 1 2। अब कुछ जनजाति दे रखी है, जनजाति का क्षेत्र पूछें कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। बीरहो जनजाति कहाँ मिलेगी? झारखंड में। रो भैया, बीरहो, बिरहा में रो। सेंट्रलीज बड़ी चर्चा में रही थी उस समय जब एक यूरेशियाई के इंसान को मार दिया था इन्होंने। सो सेंट्रलीज अंडमान निकोबार पे, तो डी का 1 जैसे ही मिलाओगे आपको शायद आंसर के नज़दीक पहुँचोगे, बाकी ऑप्शन उड़ा दोगे आप। इस तरीके से टोडा जनजाति तमिलनाडु में मिलती है, तो सी का 2 मिला दो, बाकी आंसर तो फिर चकदे पट्टे अभी नहीं हो रहे। बाकी बीरहो झारखंड मिला ही दिया था यार, A का 4 अब कहाँ लेके जाओगे? ओ माय गॉड, इसके तो 2 ऑप्शन सेम ही दे मारे हैं।
पर ठीक है, ऊपर देख लो आप, मिला दी हमने 4 ऑप्शन। ठीक है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बात तो सही कह रहे हो यार, डेल्टा के निर्माण के लिए पूर्वी घाट की नदियाँ होती नहीं, पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा डेल्टा बनाती थी। ये तो एस्चुरी बनाती है पश्चिमी घाट की नदियाँ। वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती है। बात सही है भाई, व्याख्या भी सही है। अब आपको दे दिए गए हैं स्टेट के नाम और कौन सा कल्चर कहाँ फॉलो हो रहा है, ये बात पूछी जाएगी। अब ये और ये ऑप्शन एकदम गलत हैं, इसलिए इसका कोई तोड़ नहीं है। इस क्वेश्चन को छोड़िए भाई साहब, आगे बढ़िए। विश्व में निम्न देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम पूछ रहा है, घटता क्रम। तो आप देखोगे कि यूएसए टॉप पे है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चाइना का है, तो चाइना तो भैया ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। उसके बाद है रूस का, तो रूस भी कहीं नहीं है। उसके बाद आता है अपना इंडिया, तो यूएसए के बाद लगा दो इंडिया, तो यूएसए के बाद इंडिया किस में है? लेकिन यूएसए के बाद इंडिया किसी में है ही नहीं है। जबकि इसका अगर देखोगे तो इंडिया को यहाँ लगा दो, कनाडा को इधर ले जाओ, जर्मनी को लास्ट में लगा दो। यूएसए, भारत, कनाडा, जर्मनी, तो इसके 4 ऑप्शन में कोई सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये अरेंज ऑर्डरिंग देख लेना, यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया। 76 देखिए, निम्न में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ लेता है, क्योंकि जो आप वर्ल्ड का मैप देखोगे उस समय बनाते हुए, है ना, तो इस तरीके से जो बनाते थे, अटलांटिक जो है, ये उत्तरी अटलांटिक, ये एक सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है, क्योंकि अमेरिका और इधर यूरोप, तो यहाँ से भैया जहाज़ों की आवाजाही रहती है, तो बहुत ज़्यादा व्यापारिक मार्ग ये व्यस्ततम है। निम्न में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? वाह, ये है जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, कनाडा। ओके। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। वैसे तो आत्मनिर्भर खनिजों में तो है नहीं है, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो जापान बहुत बेहतरीन देश है, लेकिन वही उनकी खनिज के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो बड़ी गरीब और निर्धन देश है खनिजों की दृष्टि से। बट जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें? तांबे में। ठीक है, इन सब में नहीं है, तांबे में है। अब ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे ब्रेटली, और ब्रेटली तो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं विली विली, याद करने का तरीका है बस, विली विली। ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन, बोगियो फिलीपींस। ठीक है, मैच कर लेना। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? घास के मैदान भी याद कर लेना सारे, ये डाउन्स, वेल्स, स्टेपीज, प्रेरी, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब के नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल पूछा है यूरेशिया, तो यूरेशिया में आपके स्टेपीज, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड आपके दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़े। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? दक्षिण भारत की नदियां, तो ये है भैया, एक तो ऑप्शन गलत दे रखे हैं, वेल्स, स्टेपीज, प्रेरीज। अरे ऊपर वाले को उठा के रख दिए थे क्या? लेकिन चलो ठीक है, अरिया के बाद ये ऑप्शन हटा दो तुम, तो मैं कहूँगा कि दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्ष प्रतिरूप बनाती है। कैसी? वृक्षनुमा। अब आप कहोगे यार वृक्षनुमा क्या है? मैंने कहा कि ये नर्मदा नदी बह रही है, तो सपोज करो कोई दूसरी नदी आके मिल गई, वहीं पर आकर के कोई तीसरी मिल गई, तो ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ जैसी जो है संरचना बन जाती है इस टाइप से, तो वो वृक्षनुमा है। तो दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षनुमा तंत्र रखते हैं। वायुदाब सबसे कम होता है, साइंस का क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम कब होता है? भाई हवा, अगर हवा में हवा कैसी है, अगर गर्म है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ जाती है तो हल्का होकर उड़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। क्या होता है? वायुदाब सबसे कम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इस समय सीधी पड़ती हैं और हवाएं जो होती हैं गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं, और जब ऊपर उठने लगेंगी तो वायुदाब नीचे कम हो जाता है। फिर अगर नीचे उतरना शुरू हो जाती हैं, जहाँ उतरती हैं वहाँ वायुदाब ज़्यादा बढ़ जाता है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भाई सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वैसे देखने में लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, कौन सा कहाँ पाया जाता है, बट एक ऐसा नाम है जो कई बार पूछ लेता है इधर से उधर घुमा करके,
वो है आपका ये हंगुल। हंगुल को कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है और ये एक ही जगह पाया जाता है बस, और वो है जो आपका जम्मू कश्मीर में है दाचीगम अभयारण्य। कौन सा? दाचीगम अभयारण्य, ये वहाँ पाया जाता है। तो इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आप राजा जी, मानस, दुधवा मान सकते हो। ये हंगुल कश्मीरी स्टैग बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको रट्टा मान लो एकदम। और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान का भी आप मान लो, वन्य जीव अभयारण्य है दाचीगम। और इसी में आप देखोगे क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रोगी एरिड ट्रॉपिक्स। कैसे कैसे नाम दे रखे हैं यार, नाम नहीं दिए, गलत किए हैं इन्होंने, ठीक है। तो इक्रीसेट है, इसको बोलते हैं इक्रीसेट। इसका वो स्थान पूछा है, ये कहाँ पर स्थित है इक्रीसेट है? तो ये आपका है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद में दूसरा एक आपने पढ़ा था, कौन सा? मानसिक रूप से विकलांग संस्थान कहाँ पर है? पिछला 2013 का क्वेश्चन कर रहे तो वो भी हैदराबाद में था। मैंने कहा था अशुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी वाला इलाका। चलिए, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन भारत चीन के बीच में। ओके, तो जिन जिन देशों की बीच की लाइनें हैं उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ लेता है ना। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी जो है लाइन है, बताओ। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है किसको? राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को। सदिया और धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग वाग 2 है। कोल्लम कोट्टापुरम वाला 3 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो पहला आंसर है इसका सही, और इनका भी पता रहना चाहिए, कभी इसको पूछ ले, ठीक है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? भारत सरकार ने एक घोषित किया है ABC सूचकांक, इसका संबंध किससे? तो ABC सूचकांक का संबंध किससे है? पता नहीं किससे है, आप बताना। इसका 87 का आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। ओजोन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, अगर ओजोन में छेद हो जाए पराबैंगनी विकिरण आएगा, पराबैंगनी विकिरण आएगा किसका कैंसर करेगा? त्वचा का कैंसर करेगा। इसी में देख रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है ना। बाकी डेट याद रख लो, और भी बहुत सारी डेटें हैं उनको भी याद करना है आपको। नीरी नागपुर, नीरी नागपुर इस तरीके से याद ही किया था इसको हमने, नीरी नागपुर के हिसाब से। तो नीरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नागपुर में, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स दी पुस्तक किसने लिखी? अब 2014 में आया था जब ये बुक किसने लिखी होगी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इस टाइम से आपको क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दक्षिण अफ्रीका का नहीं, दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? श्रीलंका। देखते रहो, जानते रहो, पहचानते रहो। 2011 में निम्न राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? 2011 में निम्न राज्यों में किस में उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बताइए। 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक लिंगानुपात रहा है आपका तमिलनाडु में। और वैसे आप देखोगे तो केरल में भाई साहब 1084 महिलाएं हैं 1000 लड़कों पर, ऐसे ही है कुछ। हाँ, 1000 की जनसंख्या। तो बाकी केरल ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसके बाद तमिलनाडु आपका लगा दिया हमने, है ना। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो आप इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बताओगे किस में है? 2011 की जनगणना, अब 2021 में तो हो ही नहीं है, तो 2011 की जनगणना ही काम आएगी। तो प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आ रखे होंगे एकदम रट लेना, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आएगा गाजियाबाद। क्या आएगा? गाजियाबाद। तो यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। यहाँ लगभग है 3971, मतलब 3971 व्यक्ति पर वर्ग मीटर। अब दिल्ली एनसीआर में आता है, दिल्ली के नज़दीक है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो ये तो एक ही स्टेट है जहाँ आपको मालूम ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनके लिए ज़्यादा लागू किया गया था, हरियाणा। वो अलग बात है कि डायलॉग मारा जाता है कि हमारी छोरियाँ का छोरों से कम है। अरे कम ही है तुम्हारी छोरियाँ छोरों से। जनसंख्या का अनुपात देख लो भैया 2011 का।
एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 ये 21वीं सदी से संबंधित, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आया था कि नहीं आया था 2013 में भी? अब इसमें समझौते पूछ ले 2014 में, लेकिन सेक्टर वही है, टॉपिक वही जा रहा है। तो 4 आंसर इसका है। ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे पहले ध्यान दो भाई, ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसको जो है काटा गया था आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग ने इसको प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, और चेंज होते रहते हैं इनके स्टेटस। तो ये आपको देखते रहने कि जो करंट अफेयर्स में भी जो बुक में आती है तो उसमें इन सब के स्टेटस दे रखे होते हैं, IUCN स्टेटस क्या है इनका, है ना। निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए नहीं उत्तरदायी नहीं है? मतलब बाकी सब उत्तरदायी हैं कि कोई एक प्रजाति विलोप हो सकती है ना, ये सब है, लेकिन ये नहीं है व्यापक निजता। मतलब इकोलॉजिकल जो नीस है ना, पारिस्थितिकी क्रमता जो है, वो जोसेफ ग्रीनले ने प्रतिपादित की थी। किसने? जोसेफ ग्रीनले। इनका भी नाम कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जो है सिद्धांत किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनले। तो ये जो सिद्धांत है, अब इसके अंतर्गत होता है कि कोई प्रजाति उसके पर्यावरण के साथ जो क्रियात्मक भूमिका को प्रदर्शित करती है उसी को व्यापक निजक्रमता बोलते हैं। ठीक है। और पारिस्थितिकी क्रमता की जो विविधता है वो जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है वो उतनी ही अधिक होगी। तो मतलब प्रोपोर्शनल चलती है। क्या चलती है? प्रोपोर्शनल। पारिस्थितिक क्रमता की विविधता प्रोपोर्शनल है पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के। चलिए, निम्न वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो किसको नहीं याद? नहीं याद तो कर लो भैया, 1986 था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घना स्थान कौन सा? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वातावरण क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? मतलब वन क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, टाइपिंग सही नहीं है, वनों के अंतर्गत। तो ये हमने तय किया था 33%। वो अलग बात है कि अभी तक हम पहुंच नहीं पाए वहाँ तक। ठीक है। ग्रीन मफलर संबंधित है। अब हरा मफलर, हरा मतलब पेड़ होंगे, तो पेड़ मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि, साउंड पॉल्यूशन कम हो जाता है रोडों की दोनों तरफ अगर आप लगा देते हो पेड़ पौधे। ठीक है। निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ये क्वेश्चन तुम्हें कई बार मिल जाएगा, चलते फिरते मिल जाएगा। ठीक है ना, तो याद रख लो इसको भी, रिपीट क्वेश्चन है एकदम, समुद्र। ठीक है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, और इससे संबंधित आज ही पेपर में हम दैनिक जागरण पढ़ रहे थे। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? धान का खेत। ठीक है। ओजोन बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर को बचाती है। मतलब जो ओजोन है वो बायोस्फीयर को बचाती है। कौन से बायोस्फीयर? अल्ट्रा वायलेट किरण, वही पराबैंगनी किरण। फिर आ गया लौट फिर के क्वेश्चन। एक टॉपिक अगर है इनका हॉट टॉपिक, इसको पसंदीदा टॉपिक कहते हैं, तो वहाँ से घुमा फिरा करके आजू बाजू के सारे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है वो कौन सा है? पारा नहीं है, नहीं है भाई साहब। प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वाहित मल है, जो मलमूत्र हैं वो है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। चलिए, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो कौन सा था भारत में पहला अवस्थापित होने वाला? तो वो था आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब हुआ था? 1936 में। और इसका नाम क्या था पहले? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी इस क्वेश्चन तक पहुंच रहा हो। वैसे तो देखते नहीं हो ना, तुम छोड़ देते हो। जो पहुंचे तो अगर नाम पता हो इसका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या हुआ करता था। ठीक है। निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? मतलब प्राथमिक प्रदूषक पूछ रहे हैं ये। द्वितीयक तो ये होता है कि जो सोर्स से सीधा नहीं निकलता। प्राथमिक वो होते हैं जो सीधा उत्सर्जन होते हैं सोर्स से। तो पेन सेकेंडरी है, ओजोन सेकेंडरी है, स्मॉग सेकेंडरी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी प्रदूषक है। ठीक है ना। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? अरे जैव विविधता मतलब जीवों की, विविधता मतलब अंत, बहुत सारे हैं, विविधता। तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। चौथा ऑप्शन हट गया होगा, टाइपिंग की गड़बड़ है बस।
निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अब ये तो मेंस में ही पढ़ोगे और अब मैं कल या परसों में आपको मेंस का क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों से संबंधित। तो कौन सा खनिज है जो यूपी में नहीं पाया जाता? तो वो है आपका अभ्रक। ये अभ्रम नहीं है, अभ्रक है भैया, अभ्रक। कौन सा टाइपिस्ट बैठा था जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था क्या? उसे देख तो लेता यार कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अब ये पूछ रहे हैं कौन सही सुमेलित है। देखो ओखला जो नाम से आ रहा है, तो नोएडा की फुल फॉर्म बताना कोई मुझे कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या है भाई, है? नोएडा की फुल फॉर्म बताना तुम कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ओखला है तो ओखला ललितपुर में तो नहीं हो सकता। तो पहले तो यही क्वेश्चन आपका बी गलत हो जाएगा। बखीरा तो कबीरा, बखीरा कबीरा के नाम से याद कर रखा था, उन्नाव नहीं होगा, बखीरा का कबीरा का। सांडी हरदोई सही है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है आपका ललितपुर में, ये ललितपुर यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य याद होने चाहिए। कोई मैन जो प्रीवियस में आ रखे हैं वो तो बिल्कुल ही रट लेना जो प्रीवियस में आ रखे हैं, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट फिर से ऑप्शन में मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कब स्थित कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9। टोटल कितनी है? 9। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट में हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क वाला ये भी रिपीट में हुआ है। इस तरीके से हमको टाइम हो चुका है इस पेपर को करने में 1 घंटे 5 मिनट। आज मुझे पूरा पेपर मैंने कराया है, उस दिन बंद हो गया था, तो एक अंदाज़ा लग गया कि 1 घंटे में मैं कवर कर सकता हूँ इतने क्वेश्चनों को, ठीक है ना। आप देखना और जो भी क्वेश्चनों के आंसर आपको लगें तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये गलत है ये सही है। बाकी जो मैंने पूछा है उसके आंसर भी देना, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, टाइम बहुत हो चुका है, 2 बज रहे हैं, अब सोना भी है ना। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।